हेलो फ्रेंड्स, गुस्ताख दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें इंदर नूपुर से कहने लगता है कि तुम हॉस्टल में जाकर रहो, हम बाहर ही मिलते रहेंगे। नूपुर भी पूछने लगती है कब से मुझे रहना होगा हॉस्टल में। तभी इंदर कहता है तुम्हें कल से ही हॉस्टल में रहना होगा। तभी बरखा भी पीछे से आकर कहने लगती है अब इसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इंदर और नूपुर बरखा की आवाज़ सुन करके पीछे पलट करके देखने लगते हैं। इंदर पूछने लगता है कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम। बरखा कहने लगती है कि ये इसी घर में रह सकती है, ये घर उतना ही इसका है जितना कि आयशा और निखिल का है। ये सुन करके इंदर भी कहने लगता है मगर बरखा, नूपुर के यहाँ पे रहने से तो कोई भी खुश नहीं है। बरखा भी कहने लगती है कि मैं जानती हूँ, इसके यहाँ पर नहीं रहने से ये सच तो नहीं बदल जाता है कि आपकी बेटी है, इसलिए अभी ये यहीं पर रहेगी। बरखा की बातें सुन करके इंदर और नूपुर सरप्राइज हो जाते हैं। नूपुर भी खुश होकर के बरखा के पैरों को छूने लगती है। बरखा नूपुर से कहने लगती है लड़कियां पैर नहीं पड़ती, तुम अपना सामान सम्राट के रूम में रख सकती हो और थोड़े दिन बाद मैं तुम्हारे लिए आयशा का रूम अरेंज करवा दूंगी। उसके बाद निखिल उठ करके किचन में कुछ ढूंढ रहा होता है मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी नूपुर वहां पर आकर के उसे कहने लगती है कि भैया मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, और उसकी हेल्प करने लगती है। तभी उसके आंसू बहने लगते हैं। नूपुर को रोता हुआ देख करके निखिल भी पूछने लगता है क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। नूपुर कहने लगती भैया इन दिनों में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं ना, जरा जरा सी बात पे इमोशनल हो जाती हूँ। पता ही नहीं चलता है कि किस सिचुएशन में हंसूं और रोऊं, पता ही नहीं चलता है कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, पर आंसू निकल आते हैं। तभी निखिल भी पूछने लगता है तो इस बार तुम्हारी वजह क्या है, अच्छी है या बुरी। तभी नूपुर बताती है कि अच्छी है, मॉम ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। निखिल ये सुन करके कहने लगता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, भला इस बात पर भी कोई रोता है क्या। और कहने लगता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, तुम जानती नहीं हो उनको। और कहने लगता है कि राज की बात बताऊं, उन्होंने तो मुझे एक्सेप्ट करने में पता नहीं कितना समय लगा दिया था। कहते कहते रुक जाता है। नूपुर भी ये बात सुन करके आश्चर्य से भर जाती है और उस निखिल को देखने लगती है। निखिल कहने लगता है चलो छोड़ो ये सब बातें, तुम्हें मॉम ने एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट ना करूं। तभी बातों बातों में निखिल का हाथ जल जाता है। नूपुर आइस ला करके उसके हाथों पे लगाने लगती है। तभी निखिल नूपुर से हाथ में ला करके कहने लगता है वेलकम टू द भारद्वाज फैमिली। कहने लगता है मेरी छोटी बहन होने के नाते मैं तुम्हारे कान तो खींच ही सकता हूँ। मेरी बड़ी बहन आयशा दी तो इस घर में रही नहीं, वो शादी करके मुझे अकेला छोड़ करके चली गई। अब मैं किसे परेशान करूँगा, तो अब उनकी जगह तुम आ गई हो। नूपुर नूपुर कहने लगती है भैया यहाँ पर मैं किसी की जगह लेने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी जगह सबके दिल में बनाने आई हूँ। निखिल कहता है छोटी सी हो लेकिन इतने बड़े बड़े विचार हैं, और उसे गले से लगा लेता है। उधर इंदर भी बरखा को थैंक्स कहने लगता है। बरखा भी कहने लगती है जो सही था वही मैंने किया है, बस मुझे तो यही बात समझ में आती है कि देर से ही सही तुमने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कई गलतियाँ की और उस समय आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। आपने मुझे कभी भी आपने तो मुझे कितनी बार माफ़ किया है, इसलिए शायद एक बार तो मैं भी आपको माफ़ कर सकती हूँ ना। इंदर भी बरखा का हाथ थाम लेता है और फिर उसे सॉरी कहने लगता है। बरखा भी इंदर से कहने लगती है इंदर मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती कि मैं उस लड़की को माँ का प्यार दे पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगी। उधर सरस्वती को नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो पास में लाखी को ना देख करके उठकर लाखी को देखने लगती है। तभी उठकर देखती है कि लाखी सामने लड्डू खा रही होती है। स्टी पूछने लगती है लाखी इतनी रात को क्या कर रही हो। लाखी भी कहती है माई मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैंने लड्डू खा रही हूँ। ये बातें सुन करके सरस्वती उसे डांटने लगती है कि तुम भी बहुत अजीब हो, इतनी रात को उठ करके कोई लड्डू खाता है क्या। ये भी कहने लगती है कि माई अब हमको भूख लगी थी तो हम क्या करें, और लाजो दीदी ने ये बिस्किट और लड्डू हमारे लिए तो इस कमरे में रख रखे हैं। माई के पास जाकर के पूछने लगती है कि माई हम गांव कब चलेंगे। सरस्वती भी पूछने लगती है बिटिया क्या तुम्हारा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। लाकी कहने लगती है हमको दीदी और पार्वती और जमुना की बहुत याद आ रही है माई। ये सुनकर के सरस्वती भी कहती है जल्दी चलेंगे बेटा, और सोच में लग जाती है कि बबुआ जी और लाजो के बीच में हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे में उनको छोड़ करके कैसे चले जाएं। उधर आयशा भी अधिराज से कहने लगती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मॉम उस लड़की को कैसे एक्सेप्ट कर सकती है। अधिराज उसे समझाने लगता है कि अजीब लड़की हो तुम, तुम्हारी मॉम को उस लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं और तुम इस बात पर गुस्सा हो। आयशा भी कहने लगती है नूपुर को एक्सेप्ट कर लेने का मतलब तो पापा की गलतियों को माफ़ कर देना है। तभी अधिराज भी आयशा को समझाने लगता है और कहता है अगर तुम माफ़ नहीं भी करोगी तो क्या सच बदल जाएगा क्या। तभी आयशा कहने लगती है तुम्हारा मतलब ये हुआ कि हस्बैंड वाइफ से चीट करे और वाइफ उसे माफ़ कर दे। अधिराज उससे कहने लगता है कि मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पापा से एक गलती हो गई और उस गलती की वजह से नूपुर हो गई, अब ये सच तो सच ही रहेगा ना। आयशा कहती है लेकिन मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। आज उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि आयशा तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे पापा ने कोई गुनाह तो नहीं किया है ना, कोई जुर्म तो नहीं किया है मेरे पापा की तरह। तुम तो हमेशा से ये कहती रहती थी ना मुझसे कि पापा को माफ़ कर देना चाहिए। तभी आयशा भी अधिराज को कही हुई बातों को याद करने लगती है। इसमें उसने अधिराज से कहा था कि तुम्हें अपने पापा को माफ़ कर देना चाहिए।
चाहे जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम उस इंसान को माफ़ कर सकते हैं जिसने वो जुर्म किया है, और अगर हम माफ़ नहीं कर सकते तो हमारे जीने का क्या फ़ायदा। उसे उसकी खुद की कही हुई बात याद आने लगती है, वो सोच में पड़ जाती है। राज भी उसे समझाने लगता है कि आयशा, तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें कितना प्यार किया है ना, हमेशा तुम्हारी खुशी का ध्यान रखा है। हमारी शादी के वक्त भी वो कितने प्यार से हम दोनों के रिश्ते के लिए मान गए थे, और इतने अच्छे इंसान को एक मौका तो दे ही सकती हो ना तुम। और कहता है, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तुम एक बार सोच करके देखो और दूसरे पहलुओं पर भी गौर करो। उसका दिल अगर ये मानने के लिए तैयार हो जाए तो फिर तुम उन्हें माफ़ कर देना। और आयशा से कहने लगता है कि चलो अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, आज दिन भर मैंने क्या किया तुम पूछोगी नहीं क्या? आयशा भी पूछने लगती है। यधिराज बताने लगता है कि एक लीडिंग पब्लिशर के साथ कल मेरी मीटिंग है, वो मेरी बुक छापने के लिए इंटरेस्टेड है। ये सुनकर के आयशा बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुमने ये पहले मुझे क्यों नहीं बताया, और उसे गले से लगाती है। खुश होकर के कहती है, मुझे 100% भरोसा है कि तुम्हारी बुक ज़रूर पब्लिश होगी, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे लेखक हो और बहुत अच्छे इंसान भी। उधर लाजो तैयार हो रही होती है और अपना सामान उठा करके जमा रही होती है। निखिल भी सो रहा होता है, तभी लाजो के हाथ से उसका पर्स गिर जाता है और उसकी आवाज़ सुन करके निखिल उठ जाता है और उससे टाइम पूछने लगता है। लाजो कहने लगती है कि 9 बज गए हैं। निखिल भी कहता है, इतना टाइम हो गया, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? लाजो कहती है, आप रात को देर तक काम करते रहे, मैंने सोचा कि आपको सोने दूं। कहने लगती है, अगर आप उठ ही गए हैं तो हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। तभी निखिल भी लाजो से कहने लगता है कि लाजो, मुझे तुमसे एक बात करना थी, क्या तुम जल्दी में तो नहीं हो ना? लाजो कहती है, हाँ थोड़ी तो जल्दी में हूँ। निखिल लाजो से कहने लगता है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो कल रात के लिए? तुम मुझसे कल रात को बात करना चाहती थी, लेकिन मैं भी क्या करता। वो जैस्मिन का फ़ोन आ गया था और उसकी कोई फ्रेंड जो बहुत सीरियस थी, को लेकर के जैस्मिन बहुत इमोशनल होकर के रो रही थी, और इसीलिए उसको समझाते-समझाते मुझे काफ़ी देर तक फ़ोन पे बात करना पड़ा, और जब मैं फ़ोन से फ्री हुआ तो मैंने देखा कि तुम सो गई थी और हमारी बात नहीं हो पाई। तभी लाजो भी कहने लगती है, कोई बात नहीं निखिल, अगर दोस्त परेशान हो तो उससे बात तो करना ही चाहिए, और हम इंतज़ार कर रहे थे आपसे बात करने के लिए, लेकिन इतनी देर हो गई थी कि हम लेटे-लेटे हमारी कब आँख लग गई हमें पता ही नहीं चला। निखिल से कहने लगती है, निखिल जी, क्या आप हमारा एक काम करेंगे क्या? और अपनी एक साड़ी ला कर के उसे दिखाने लगती है कि ये साड़ी जो है ना, नूपुर को बहुत पसंद आई थी, तो हम चाहते हैं कि उसको एक सरप्राइज़ दे दें। शाम को आते वक़्त इस तरह की एक साड़ी लेकर आ जाइएगा। निखिल भी कहता है, हाँ मैं लेकर आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो उसके लिए। लाजो निखिल को बाय करके वहाँ से चली जाती है। निखिल भी सोचने लगता है कि इतना सब कुछ हुआ फिर भी लाजो मुझसे नाराज़ नहीं है, या फिर ये नाटक कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाजो के मन में क्या चल रहा है। उधर गुंजन बरखा से पूछने लगती है कि ताई जी, मेहता जी के यहाँ पर आज हम सभी को बुलाया है खाने पर। बरखा भी कहने लगती है, हाँ बेटा हाँ, और तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम क्या पहनोगी? गुंजन कहती है, नहीं ताई, मुझसे तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है। आयशा दी हुआ करती थी तो आयशा दी मेरी हेल्प कर दिया करती थी, पर मैं अब क्या करूँ? और बरखा से कहने लगती है कि ताई जी, क्या आप मेरी मदद कर देंगी ड्रेस डिसाइड करने में? बरखा उसे हाँ कह देती है और बीना को आवाज़ लगा करके बुलाने लगती है और कहती है कि खाने के लिए आज हम लोग घर पर नहीं होंगे, सिर्फ नूपुर और सरस्वती जी घर पर होंगे, तो तुम डिनर का अरेंजमेंट उनके हिसाब से ही करना। बीना मनी मन खुश होने लगती है और सरस्वती को देखने लगती है। बरखा से पूछने लगती है कि मैम, अगर आज कोई नहीं है तो काम वैसे ही कम रहेगा, तो क्यों ना मैं वो सिल्वर वाला डिनर सेट सोच रही हूँ कि साफ़ कर देती हूँ। बरखा भी कहने लगती है, तो इसमें मेरी परमिशन की क्या ज़रूरत है? वहीं किचन में बैठी सरस्वती और नूपुर भी मटर छील रही होती है और उन लोगों की सारी बातें सुन रही होती है। नूपुर सरस्वती को देख कर के पूछने लगती है, क्या आप कुछ टेंशन में दिख रही हैं? सरस्वती कहने लगती है कि बिटिया, एक बात कहें तुमसे, ये जो बीना जी है ना, जब-जब हम इन्हें देखते हैं ना तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता है। हमेशा वो बहुत मीठा-मीठा बोलती है, और हमारे गाँव में कहते हैं कि जो ज़्यादा मीठा बोलता है ना, ज़रूर उसके अंदर ज़हर होता है। ये जैसा दिखती है ना वैसी है नहीं, लेकिन ये तुम बात किसी से मत कहना। जब तक हम लोगों को कोई सबूत नहीं मिल जाता है ना, तो किसी से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। वो भी कहने लगती है, ठीक है, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, अगर आपको इस पर डाउट है ना तो हम आपकी हेल्प करेंगे। सरस्वती और नूपुर सोचने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।